दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के पहले एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट सीजन में देखा था, तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने मिलके 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया था। सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओवानी को दिखाया गया है। दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। गांव के लोगों को डीमंस उठाकर एक पुरानी हवेली में छुप जाते थे। जब दूसरे डीमन स्लेयर्स उनको फॉलो करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। इस बार जब सानेमी और ओवानी उस पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक औरत को उठाकर भाग रहा होता है। इसके बाद दोनों हाशिरा और 2 डीमन स्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं। वो डीमन भागता हुआ सीधा हवेली के अंदर घुस जाता है। डीमन के पीछे पीछे डीमन स्लेयर भी हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी हवेली डीमन से भरी हुई होती है। एक एक करके सभी डीमंस हमला शुरू कर देते हैं, पर सानेमी और ओवानी सभी डीमंस को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। हाशिरा के साथ आए हुए डीमन स्लेयर बहुत ही कमजोर होते हैं और बड़ी ही मुश्किल से डीमन के सामने टिक पा रहे होते हैं। ये देखकर ओवानी कहता है, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं सानेमी के साथ आगे बढ़ूंगा। सानेमी कहता है, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो हमारे लिए और भी परेशानी होगी, तो तुम दोनों तुरंत वापस चले जाओ। इसके बाद दोनों डीमन स्लेयर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। अब कोई डीमन उन पर हमला नहीं कर रहा होता है। ये देखकर दोनों लोगों को लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये उन्हें बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी उन्हें किडनैप हुए औरत की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सानेमी ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहां उसको बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सानेमी अपनी विंड ब्रीदिंग की मदद से डीमंस को मार देता है। उसके बाद ओवानी भी ऊपर आता है और अपनी सरपेंट ब्रीदिंग की मदद से एक एक करके बचे हुए डीमंस का गला भी काट देता है। सानेमी ओवानी पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं अकेला ही सबको संभाल सकता हूँ। इसके बाद हमें वही डीमन दिखाई देता है जिसने औरत को किडनैप किया होता है। दोनों हाशिरा की पावर को देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये खुद हाशिरा हैं। वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन डीमंस बार बार उनके रास्ते में आते रहते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन औरत को लेकर हवेली के बाहर कूदकर निकल जाता है। जब सानेमी और ओवानी हवेली के बाहर आते हैं तो वहां भी बहुत सारे डीमंस होते हैं। ओवानी सानेमी से कहता है, तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं इन सबको यहाँ रोकूंगा। इसके बाद वो अपनी सरपेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और सभी डीमंस का सर काट देता है। हम देखते हैं कि सानेमी भी उस औरत को बचाने के लिए डीमन के पास पहुंच जाता है, पर उसके पास और भी बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं। सानेमी भी अपनी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और एक ही शॉट में सभी डीमंस को मार देता है। ये देखकर डीमन डर जाता है। वो सानेमी से कहता है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ज्यादा पसंद है तो ले 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 ले। ऐसा बोलकर डीमन औरत को नीचे फेंक देता है। तभी ओवानी उस औरत को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो डीमन हवेली की छत से नीचे कूद जाता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे कूदते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उन्हें अपने चारों ओर एक नया कैसल दिखाई देता है जहां चारों तरफ रोशनी होती है और पूरी जगह डीमन से भरी होती है। ये मुजान का इन्फिनिटी कैसल होता है। सानेमी उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसल अचानक से गायब हो जाता है। दोनों यहाँ कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद हमें कनाओ से मिलाया जाता है। कनाओ अपने मिशन को खत्म करके अपने घर आ रही होती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, शिनोबू की असिस्टेंट कनाओ का स्वागत करती है। कनाओ सबसे पहले जाकर शिनोबू को रिपोर्ट करती है। शिनोबू कनाओ को बताती है कि तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया है। इसी के साथ ही नेजुको भी अब धूप में निकल सकती है। जरूर मुजान नेजुको के लिए अपने डीमंस को यहाँ भेजेगा, जिससे उसे नेजुको का ब्लड मिल जाए और वो भी धूप में बाहर निकल सके। इसके बाद शिनोबू कहती है, उसे एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग में जाना है, क्या तुम मेरे लिए नेजुको का ख्याल रखोगी? ये सुनकर कनाओ चौंक जाती है। इसके बाद हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो खाना खा रहा होता है जब उससे मिलने के लिए काकुशी आता है। तांजीरो काकुशी से गांव की हालत के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि गांव की रिपेयर का काम बहुत तेजी से चल रहा होता है, लेकिन लोग अभी भी डर रहे होते हैं कि शायद डीमन रात में उन पर हमला कर देंगे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे कुछ खाली गांव को तैयार किया होता है
ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं। हमें बताया जाता है कि तांजीरो 7 दिन तक बेहोश था। काकुशी उससे पूछता है 7 दिन बेहोश रहने के बाद क्या तुम सच में ठीक हो? तांजीरो खाना खाते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानारोजी ने मुझे बताया था हमें बहुत खाना खाना चाहिए क्योंकि खाने से हमें ताकत मिलती है। या हमें काकुशी से ये भी पता चलता है कि दोनों मित्सुरी और मोइचिरो 2 दिन में ही होश में आ गए थे और दोनों ने तीसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया था। काकुशी कहता है लगता है तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। ओ हाँ, वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ है ना? मैंने सुना है कि वो अब सूरज में बाहर जा सकती है, क्या ये सच है? इस पर तांजीरो कहता है ये सच है पर अभी कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। हम अभी श्योर नहीं है कि नेजुको पहले की तरह इंसान में ट्रांसफॉर्म होगी या फिर डीमन में बदल जाएगी। काकुशी कहता है क्या लेडी शिनोबु इस पर जांच कर रही है? इस पर तांजीरो गलती से लेडी तमायो का नाम ले लेता है पर बाद में उसे छिपाने की कोशिश करने लगता है। आगे काकुशी कहता है पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज सभी हाशिरा की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके बाद हम सभी हाशिरा मीटिंग पर शिफ्ट होते हैं जहां पर हाशिरा आए हुए होते हैं। शानेमी मित्सुरी और मोइचिरो से पिछले मिशन के बारे में पूछने लगता है। ओबानी भी मोइचिरो और मित्सुरी से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है हाँ मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। मोइचिरो यहाँ कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। स्टोन हाशिरा ग्योमे रोते हुए दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि 2 अपर मून डीमंस को हराना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। शिनोबु भी उनसे कहती है तुम दोनों इस बार पहले की तुलना में बहुत ही जल्दी हील हो गए हो। थोड़ी देर बाद मास्टर उबियाशिकी की बीबी अमाने अपनी जुड़वा बेटियों के साथ वहां आती हैं। अमाने कहती हैं कि आज की हाशिरा मीटिंग मास्टर उबियाशिकी की जगह मैं लूंगी। मास्टर उबियाशिकी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा बोलकर अमाने सबसे माफी मांगती हैं। ये देखकर वहाँ सब लोग चुप हो जाते हैं। आगे ग्योमे मास्टर उबियाशिकी के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। अमाने सभी को बताती है कि नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी निकल सकती है इसीलिए मुजान अब सब कुछ छोड़कर नेजुको को हासिल करना चाहेगा जिससे वो भी सूरज की रोशनी में निकल सके। आगे अमाने मोइचिरो और मित्सुरी से कहती है जब तुम अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ाई कर रहे थे तो तुम्हारे ऊपर एक अजीब मार्क आ गया था। क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे हुआ? ये मार्क पहली बार सैन गोकू एरा में देखा गया था। उस समय एक ऐसा तलवारबाज था जिसने लगभग मुजान को हरा दिया था और उसी ने पहली ब्रीदिंग टेक्निक को भी इन्वेंट किया था। अमाने कहती है कि सभी इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। सानवी पूछता है आखिर ये हमसे अब तक छुपाकर क्यों रखा गया था? इस पर अमाने कहती है हमें अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि डीमन स्लेयर हर बार लगभग मर ही जाते थे जिसकी वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी पास डाउन नहीं की गई। पर इस मार्क के बारे में एक चीज क्लियरली लिखी हुई है जिसके पास भी ये मार्क होता है उसके आसपास के सभी लोगों में भी ऐसे ही मार्क आ जाते हैं। इसके बाद अमाने की बेटी बताती है ये खुद उस इंसान की डायरी में लिखा हुआ है जिसके ऊपर सबसे पहले ये मार्क आया था। अमाने कहती है कि इस समय ये मार्क सबसे पहले तांजीरो के ऊपर देखा गया पर तांजीरो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है इसीलिए वो इस विषय को डिले करने का सोचा था। लेकिन सॉर्ड स्मिथ ब्लेज में मित्सुरी के साथ मोइचिरो के ऊपर भी ये मार्क दिखा था जो कंफर्म करता है कि वो डीमन स्लेयर कर्स मार्क है। इसके बाद अमाने मित्सुरी और मोइचिरो से उनके अनुभव के बारे में पूछती है। अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ी नर्वस हो जाती है। मित्सुरी किसी तरह से कहती है जब मैं अपर मून से लड़ रही थी तो मेरा शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया। मैं कैसे कहूँ, मेरा शरीर अचानक बम बूम होने लगा और अचानक मेरा दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं और मैं अपने कानों में डिंग डिंग की आवाज सुन रही थी। मित्सुरी के ऐसे बयान को सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखकर मित्सुरी सभी से माफी मांगती है। इसके बाद मोइचिरो कहता है जब मैं अपर मून से लड़ रहा था तो मुझे भी मार्क के बारे में पता नहीं था पर मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस की थी। अगर तुम भी ऐसा कर पाते हो तो शायद तुम भी कर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे जहर दिया गया था जिसके बाद जहर मेरे शरीर में बहुत तेजी के साथ फैल रहा था तो मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके जहर के फ्लो को स्लो करने की कोशिश की। इसके अलावा एक बच्चा भी था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और लगभग मर चुका था। तभी मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। इसके बाद मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था
मुझे लगा कि मेरा शरीर आग में जल रहा है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये सब सुनकर शिनोबु पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे लड़ सकते हो। मुइचिरो कहता है शायद ये इसीलिए था क्योंकि मुझे वो मार्क मैनिफेस्ट हुआ था। जिन लोगों के मार्क मैनिफेस्ट हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं उनमें यही डिफरेंस है कि अगर तुम मर गए तो आपको ये मार्क नहीं मिलेगा, अगर बच गए तो आपको ये मिल जाएगा। अमा ने मुइचिरो से पूछती है तुमने कैसे जाना कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री है। मुइचिरो बताता है कि उसे एक बार बुखार था और जब शिनोबु ने उसका इलाज किया था तब उसने थर्मोमीटर देखा था। वो आगे कहता है मुझे उस समय भी सेम फील हुआ था। आगे ग्यो में कहता है अगर कर्स मार्क से हम पावरफुल हो सकते हैं तो हम उन मार्क्स को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। आप मास्टर उबियाशिकी से कहिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी हाशिरा मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। आगे मीटिंग खत्म करने से पहले लेडी अमा ने कहती हैं जो लोग ये मार्क प्राप्त करते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वो जरूर ही मारे जाएंगे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद लेडी अमा ने वहाँ से चली जाती हैं। ग्यू वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि अब क्योंकि लेडी अमा ने यहाँ से चली गई है तो मुझे भी चले जाना चाहिए, लेकिन सानेमी उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारा ये क्या मतलब है, हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। क्यों कहता है तुम लोग इसके बारे में बात करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सानेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जानते हो कि तुम भी एक हाशिरा हो, क्या तुम अपने आप ट्रेन करना चाहते हो। ग्यू और सानेमी के कारण यहाँ सभी लोगों में हलचल हो जाती है। ग्यू कहता है कि मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ऐसा बोलकर ग्यू जाने लगता है। ग्यू की बात सुनकर सानेमी कहता है क्या तुम हम सभी को कमजोर समझते हो। मित्सुरी बीच में रोकने की कोशिश करती है पर सानेमी मित्सुरी की नहीं सुनता और ग्यू को रोकने की कोशिश करता है। तभी ग्यू में एक जोरदार ताली बजाता है जिसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है और सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ग्यू में सभी को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद फिर हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो अभी भी बेड पर बैठकर खाना खा रहा होता है। काकुशी उससे शिनोबु की असिस्टेंट और आओई के बारे में पूछता है। यह हमें पता चलता है कि सभी लोग नेजुको के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि कॉर्प में उसके पास ज्यादा काम नहीं होता। इसके अलावा नेजुको धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। इसके बाद काकुशी कहता है वैसे मैंने सुना है कि वो पीले बाल वाला आदमी यहाँ बहुत जल्द आ रहा है। इसके बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है। जेनित्सु भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आने लगता है। शिनोबु की तीनों असिस्टेंट जेनित्सु का स्वागत करने के लिए आती हैं। जेनित्सु उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ मेरा स्वागत करने के लिए आए हो। मिशन बहुत मुश्किल था, मुझे बार बार लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सब मेरे बिना उदास हो जाओगे। थोड़ी देर बाद आओई वहाँ आ जाती है। जेनित्सु उससे कहता है तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना, पर आओई मना कर देती है। हम देखते हैं कि नेजुको भी वहाँ पर आ जाती है। नेजुको जेनित्सु को वेलकम होम कहती है और ये सुनकर जेनित्सु लाल और पीला हो जाता है। इसके बाद वो बहुत जल्दी से ही नेजुको के पास पहुँच जाता है और कहता है तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तुम अब सूरज की किरणों में बाहर जा सकती हो और तुम अब बात भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए किया है ना, अब हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तुम चांदनी की रोशनी से ज्यादा दिन की रोशनी में खूबसूरत दिखती हो। जब हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें डेली सुशी खिलाऊंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। हम देखते हैं कि अचानक से नेजुको इनोसुके का नाम लेने लगती है। नेजुको के मुंह से इनोसुके का नाम सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। काकुशी तांजीरो से पूछता है कि वैसे वो सुअर मास्क वाला आदमी कहाँ गया है। तांजीरो कहता है कि वो सुबह तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया। काकुशी तांजीरो को बताता है कि सुबह से ही इनोसुके नेजुको को अपना नाम कहना सिखा रहा है ताकि नेजुको को इनोसुके का नाम याद हो सके। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर हागर नेजुका आ जाता है। हागर नेजुका बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। ये देखकर काकुशी हागर नेजुका को बैठने के लिए कहता है। हागे नेजुका तांजीरो की नई तलवार लेकर आया हुआ होता है। ये वही तलवार होती है जिस पर हागे नेजुका पिछले सीजन में मेहनत कर रहा था। इस तलवार पर रेनगोकू की तलवार का गार्ड भी लगा होता है जिसको देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो जैसे ही तलवार निकालता है वो देखकर चौंक जाता है। हागे नेजुका कहता है इस तरह की स्टील बहुत ही हाई क्वालिटी की है, इसका मालिक जरूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग तलवार बाज रहा होगा। हमें उस तलवार के ऊपर शिले लिखा हुआ दिखाई देता है
हागे नेजुका बताता है कि जिसने भी इस तलवार को बनाया होगा उसका एक ही गोल था, डीमंस का खात्मा। इसीलिए उसने तलवार पर अपना नाम तक नहीं लिखा। ये तलवार बहुत ही पुरानी है। उस समय डीमन स्लेयर्स में रैंकिंग सिस्टम नहीं था। आज के समय में केवल हाशिरा की तलवार पर ही ऐसा लिखा होता है। तांजीरो कहता है, जब मैंने पहले इसे यूज किया था तब तो इस पर कुछ और लिखा था। ये सुनकर हागे नेजुका गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमने उसके बाद भी इस तलवार का इस्तेमाल किया था। काम खत्म होने से पहले धन्यवाद करो, और मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आगे तलवार देखकर हागे नेजुका वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गेन्या भी तांजीरो के बगल में बेड पर सो रहा होता है और शोर की वजह से वो उठ जाता है। तभी अचानक से विंडो तोड़कर एनोस के अंदर घुस जाता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो एंड तक खड़ा रहेगा। इनोस्को को ऐसा देखकर काकुशी और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेन्या सोचता है, मैं ऐसे आराम नहीं कर पाऊंगा, काश मुझे एक अलग रूम मिल जाता। आगे इनोस्के तांजीरो को बताता है कि बहुत जल्द हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो यहाँ पूछता है, लेकिन कैसी ट्रेनिंग, जिस पर इनोस्के को ज्यादा पता नहीं होता। इसके बाद हम फिर से हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं। ग्यू के अलावा सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक साथ ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुजान का टारगेट नेजुको है, तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। अभी कुछ समय से डीमंस के हमले कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे पास अभी समय है कि हम सभी को ट्रेन कर सकें। सभी इस प्रपोजल को सुनकर हाँ कह देते हैं, लेकिन क्यों में कहता है, करंट हाशिरा की संख्या कम है, इसीलिए हमें ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड हाशिरा को भी बुलाना पड़ेगा। इस पर भी सभी लोग हाँ कह देते हैं। शिनोबु कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर हमें ग्यू का भी कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। जेनित्सु तांजीरो के साथ बात कर रहा होता है। जब जेनित्सु को ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वो कहता है, मैं अभी मिशन से वापस आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो का सर काट लेता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम यहाँ अपने हाथ और पैर तोड़ कर आए हो, इसीलिए तुम बेड पर आराम कर सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या तुम समझते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? ऐसा बोलकर जेनित्सु रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तांजीरो उसे रोकते हुए कहता है, तुमने मुझे थंडर ब्रीदिंग की जो ट्रिक सिखाई थी उसकी वजह से मैं अपर मून डीमंस का सर काटने में सफल हुआ। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनसे चीजें सीखते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आती है, इसीलिए हाशिरा ट्रेनिंग में हम बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। तांजीरो की बात सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जेनित्सु खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर साउंड हाशिरा टेंगेन खुद बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है और उन सबको तेज दौड़ाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन सब लोग यहाँ बीच बीच में रुक जाते हैं। सभी लोगों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हुआ देखकर टेंगेन की तीनों वाइफ सभी के लिए खूब सारा खाना बनाती हैं और सभी को खाने के लिए बुला लेती हैं। ट्रेनिंग की वजह से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। टेंगन कहता है, कितनी शर्म की बात है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगली ट्रेनिंग में जाने पर बाकी के हाशिरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें बताया जाता है कि हर एक हाशिरा सभी को अलग अलग ट्रेनिंग देता है। टेंगन सभी को बेसिक फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है। मोइचिरो सभी को रैपिड मूवमेंट सिखाने वाला है। मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी। ओमानी सभी को और अच्छे से तलवार चलाना सिखाएगा। सानेमी सभी को कंटिन्यूस अटैक करने के बारे में ज्ञान देगा और फाइनली ग्योमे सभी को मसल ट्रेनिंग देगा, जो बाकी सभी ट्रेनिंग से ज्यादा कठिन है। टेंगन कहता है, इन डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करते हुए हाशिरा खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। आगे हमें सभी डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग के एक झलक दिखाई जाती है, जहां हमें सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शुरुआत में कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास एक लेटर लेकर आता है, जो खुद मास्टर उबियाशिकी ने भेजा होता है। हमें पता चलता है कि ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हम लेडी अमाने पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने पति यानी कि मास्टर उबियाशिकी की देखभाल कर रही होती है। अमाने मास्टर उबियाशिकी से कहती है, हाशिरा ने डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अमाने की बात सुनकर मास्टर उबियाशिकी उसका शुक्रिया करते हैं, जिस पर अमाने रोने लगती है। इसके बाद हमें लेडी तमायो का घर दिखाई देता है, जिस पर उन्होंने
इन्होंने एक इनविजिबल बैरियर लगाया हुआ होता है। ये घर एक घने जंगल के बीच में होता है। लेडी तमायो अपनी रिसर्च में बिजी होती है। तभी अचानक एक क्रो तमायो के विंडो के सामने आ जाता है और उनसे भारी आवाज में कहता है, इतनी रात को विंडो खुली नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद क्रो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं मास्टर ओबियासिकी का मैसेंजर हूँ। आप छुपने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, इतनी ज्यादा कि मास्टर को ढूंढते हुए कई साल लग गए और अब वो अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। आगे लेडी तमायो पूछती है, उन्होंने इस जगह को कैसे ढूंढा? तो क्रो कहता है, उन्होंने अपने इंसानी कनेक्शन का इस्तेमाल करके जगह जगह को ढूंढा था। मैंने सबसे पहले इस घर के पुराने ओनर का पता लगाया। साथ ही में मैंने ये सभी समझा कि यूशिरो की पावर कैसे काम करती है। मैं भले ही ट्रेंड हूँ, पर मैं हूँ तो एक क्रो ही, जिसकी वजह से किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तमायो को अभी भी उबियाशिकी पर भरोसा नहीं होता। तमायो पूछती है, आखिर तुमने यूशिरो के साथ क्या किया? तभी तमायो को यूशिरो के चलने की आवाज सुनाई देती है। क्रो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो मैं यहाँ आने का अपना पर्पस बता देता हूँ। क्रो सुनोबो के बारे में बताते हुए कहता है, हमारे डीमन सिलर कोर में भी एक लड़की है जो डीमन बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करो। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। आगे क्रो कहता है, हम चाहते हैं कि हम एक साथ आएं और मुजान को हराने में काम करें, इसीलिए तुम्हें ओबियाशिकी मेंशन में रहने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। क्रो की बात सुनकर तमायो सोचती है कि आखिर वो एक डीमन है तो उबियाशिकी मेंशन में वो कैसे जा सकती है, जो कि डीमन सीलर्स का घर है। ये सुनकर तमायो सरप्राइज हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाई मेरे को अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मैं उनके रिप्लाई भी करूंगा और अच्छा कमेंट को पिन भी करूंगा।